नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात हरियाणा की राजनीति से जुड़ी अहम खबर की करेंगे। हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन बेहद अहम रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन इस दौरान आवाम के हित से जुड़े कई मसले भी उठाए गए और इन पर मोहर भी लगी। इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। हमारी दूसरी खबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल करार दे दिया। जाहिर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर पलटवार भी होना था और हुआ भी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी तीसरी खबर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को लेकर है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में अब राज्यों के योगदान को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी जानकारी मनोहर लाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इसके बाद बात पॉल्यूशन की भी होगी, जिसे लेकर दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मची है। और एक बार फिर सुप्रीम अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर लिया है। इन तमाम खबरों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की 5 दिवसीय विदेश दौरे के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और अगले आधे घंटे में इन तमाम खबरों को आपके सामने रखेंगे विस्तार से। तो बिग न्यूज बिग शो के सफर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा सत्र की, जिसमें तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में डीएपी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने सदन को एक बार फिर बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। विपक्ष बेवजह इसे तूल दे रहा है। विपक्ष की तरफ से क्या आरोप रहे वो भी देखें। महोदय, प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया खाद समय पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी है। इस प्रकार राज्य के अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कुछ जानकारी चाहिए, हम एक फैक्ट के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा दें। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। प्रदेश विधानसभा का सत्र जारी है। कांग्रेस ने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विधानसभा में डीएपी के मुद्दे पर इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने सवाल उठाया, जिस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पिछले साल से लेकर इस साल तक डीएपी के उपलब्ध आंकड़ों को बताया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है, जो भी आंकड़े विपक्ष को चाहिए हम उपलब्ध करवा देंगे। मान सदन का ध्यान एक अति आवश्यक लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया खाद समय पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी है। रबी फसल की बिजाई खाद की कमी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि सरकार समय पर किसानों को डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने में विफल रही है। प्रदेश के किसान खाद ना मिलने के विरुद्ध सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और किसानों को कई कई घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, परंतु फिर भी उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पाया। किसानों को समय पर खाद ना मिलने के कारण गेहूं व सरसों की फसल को बुरा असर पड़ना लाजमी है। सूचना के अनुसार प्लाईवुड उद्योग में टेक्निकल खाद का प्रयोग होता है, उसकी कीमत 3,000 रुपये प्रति बैग है, जबकि सब्सिडी वाले बैग की कीमत 300 रुपये है। इसलिए इसकी खाद एजेंसियों संचालकों की मिलीभगत से कालाबाजारी भी सामने आई है। उपरोक्त गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा व रोष व्याप्त है। तिलहन फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है तथा गेहूं की बुआई जोरों पर है। बुआई के दौरान फास्फेटिक खादों का उपयोग ड्रिल किया जाता है तथा यूरिया का उपयोग आमतौर पर फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है।
पिछले वर्ष रबी सीजन में गेहूं के सीजन में डीएपी की बिक्री 2,30,000 मैट्रिक टन थी और चालू रबी सीजन 2024-25 में भी इतनी ही बिक्री होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने चालू रबी गेहूं के सीजन में 24-25 के लिए 2,60,000 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया। डीएपी का अक्टूबर और नवंबर 2024 का आवंटन 2,25,000 मीट्रिक टन है। इस वर्ष रबी सीजन की शुरुआत में राज्य के पास 54,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 16 नवंबर 2024 तक 1,52,000 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुई। इस प्रकार राज्य के अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है, उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं। इनेलो के बाद डीएपी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को समय से खाद क्यों नहीं मिल रहा है। किसानों को डीएपी को लेकर लगातार परेशानी हो रही है, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि खाद की कोई दिक्कत नहीं है और किसी किसान भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र में गेहूं और सरसों की फसल जो है वो अगेती बोई जाती है। हमारा सवाल ये है कि अब ये स्टॉक में जितना मर्जी डीएपी दिखा दे, लेकिन जब किसान को जरूरत थी उस समय पे डीएपी नहीं मिलता है। और ये अब की बार नहीं, हर साल की ये दिक्कत है मंत्री जी, जो मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं। और इस चीज को जब बाद में जैसे प्रेशर पड़ता है, फिर जनता में एकदम होती है कि नहीं मिलेगा किसी चीज के लिए। मैं खुद जो है डिप्टी कमिश्नर से 14 अक्टूबर को मिला था और उन्होंने ये माना था कि डीएपी की कमी है, रैक आएगा पलवल में और करेगा। मेरा जो है इस ध्यानाकर्षण में ये है जी, हर साल जब ये आती है तो जो उपलब्धता है वो समय पे क्यों नहीं कराई जाए? कोई कमी नहीं। सवाल इस बात का है, सभी सप्लीमेंट्री आई, टाइम इज द एसेंस। अगर समय के बाद खाद आता है, किसान किसी काम नहीं आता। टाइम, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवंबर की कितनी एलोकेशन थी और 15-12 नवंबर के आसपास जो है तकरीबन किसान को जरूरत होती है, तो 12 नवंबर को क्या स्टॉक था, कितनी रिसिप्ट हुई? सवाल इस बात का, टाइम इन द सेंस, कितनी नवंबर की एलोकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और 12 नवंबर तक कितनी रिसिप्ट हुई? अगर रिसिप्ट कम हुई है तो किसान सफर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है, उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं। बहरहाल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन डीएपी का मुद्दा हावी रहा, जिस पर विपक्ष के सवालों का कृषि मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान की, जिसमें उन्होंने बीजेपी को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल करार दे दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने इस पर पलटवार किया
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इशारों ही इशारों में भारी तंज भी कसा। रिपोर्ट देखें। हरियाणा कांग्रेस भले अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नहीं तलाश पाई हो, लेकिन कांग्रेस के तेवर में कोई कमी नहीं दिख रही है, और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तेवर में। दरअसल विधानसभा में राज्यपाल की अभिभाषण पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल बता दिया था, जिस पर अब बीजेपी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनिए, फिर इस पर बीजेपी का पलटवार बताएंगे। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, डायरेक्शनलेस है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, कोई अचीवमेंट नहीं बताई और आगे का फ्यूचर कोई वो नहीं दिखाया। जो आज हरियाणा जिस प्रकार से है, किसान मजबूर हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही, ये सब इन्होंने ये बात लिखी है। इस वास्ते कोई इसमें निरस जो है अभिभाषण है। अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सीनियर नेता ऐसे बयान देंगे तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार लाजमी था, जिसमें मोर्चा संभाला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने। हाँ, वो अब जो आदमी जिस प्रकार का सेवन करता है उसी प्रकार का वो उदाहरण भी देता है, और अब उनकी उम्र इस प्रकार की हो गई है, वो अनाप शनाप कुछ भी उनके मुंह से निकलता है। और जो जनता ने जनादेश दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि पहले कांग्रेस के लोग उस जनादेश का सम्मान करें, उसका सम्मान करते हुए इस बात की पहले जनता के बीच में अपनी बात को रखें। और जो बयानबाजी उन्होंने करी है, जिस प्रकार से आरोप कभी ईवीएम पर लगाने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाने का काम करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा पहले ये बताएं कि जो 37 विधायक कांग्रेस के जीत के आए हैं, वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब? कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर्फ बीजेपी नहीं घेर रही है, बल्कि इनेलो की ओर से भी जमकर जुबानी हमले किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं। कैसे भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सत्र पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जाहिर है हर किसी की अपनी अपनी राजनीति है, लिहाजा हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटा है, लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि बयान मर्यादित होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इन खबरों के बाद अब बात होगी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन पर आगे बढ़ते हुए मनोहर लाल गरीबों के घर का सपना साकार करने में जुटे हैं, और इसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मनोहर लाल ने कहा कि अब इस योजना में प्रदेश की भागीदारी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के कार्यान्वयन पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य योजना के तहत उपलब्धियों की समीक्षा और आगामी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा करना था। इसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMAY 2.0 भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत अब तक लाखों शहरी गरीब परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं,
और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। कि 2015 में एक योजना बनाई थी 3 करोड़ घरों की और उसको सफलतापूर्वक हमने पूरा किया है। पिछला पीएमएवाई का जो हमारी योजना थी 1 करोड़ शायद 14-15 लाख लोगों को हमने रजिस्टर किया, उनको सैंक्शन किया और 88 लाख के आसपास मकान बन भी गए हैं। बाकी पाइपलाइन में है, बनेंगे। लेकिन अभी फिर से जब आवश्यकता महसूस की गई तो पुनः 3 करोड़ मकानों की घोषणा की गई है, जिसमें 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ गांव के। अगर एक परिवार के 5 सदस्य जिनको आसरा मिलता है मान लिया जाए तो 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत हैं, 250 सेक्टर इसमें ऐसे हैं जो इन मकानों के अंदर इर्द गिर्द जिनको काम मिलेगा। लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने में केवल मकान की बात नहीं है, देश की आर्थिकी को भी आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनना चाहिए। आखिर विकसित भारत की उसके पीछे की योजना अगर देखा जाए तो यही है ना, हमारी यानी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो। $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया वो इन्हीं चीजों में से पूरा होगा। तो बचाने के लिए मैं एक योजना आज ही दे रहा हूं, उनका पत्र कल निकलना चाहिए। 6 लाख को आप शहरी पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दो सब प्रदेशों में, क्योंकि इतने तो न्यूनतम है सब जगह बनाने होंगे ही। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो कहेगा कि इतनी संख्या भी हमको नहीं चाहिए। वो लिख करके भेज दे, हमारे यहां कोई होमलेस नहीं है, लिख के भेज दे, वो 6 लाख में से जो हिस्सा वापस ले लेंगे। वरना न्यूनतम 6 लाख का हिस्सा, 40 करोड़ की हमारी शहरी आबादी है, 1 लाख पर 150 मकान आते हैं, 1 करोड़ पर 15,000 मकान आते हैं। तो आप अपने प्रदेश की आबादी, प्रदेशों के लोग आए हुए, शहरी आबादी कितनी है, कितने लाख है, 150 से गुणा करो, उतने मकान जो है आज आपको अलॉट किए जाते हैं। आप बनाना शुरू कर दो कल से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 राष्ट्रीय स्तर पर शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यशाला के जरिए योजना के कार्यान्वयन में सुधार और नई रणनीतियों पर चर्चा हुई। ये पहल न केवल समाज के कमजोर वर्गों को आवास प्रदान करेगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में रहने की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी से इस योजना के लक्ष्य समय पर पूरा होने की उम्मीद भी है। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। पॉल्यूशन डरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी पॉल्यूशन जिस तरीके से लगातार समस्याएं बढ़ा रहा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद कोई सॉल्यूशन मिलता नजर नहीं आ रहा। हालांकि एहतियातन ग्रैब 4 लागू कर दिया गया और इसकी गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम अदालत में फिर सुनवाई हुई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन से लोगों का जीना मुहाल है। हर एक सांस जिंदगी पर भारी पड़ रही है। देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। पूरा आसमान सफेद धुंध का गुब्बार बना हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हवाई सफर और ट्रेनें विलंब से चलने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एहतियातन दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। लेकिन सरकार के इस कदम से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है और इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार को फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा था तो स्टेज 3 पर पाबंदी लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई? क्या आप हमें इसे लेकर गाइडलाइन बताएंगे? जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि
जबकि दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी हमें बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आ सकते हैं, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। बता दें कि बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए 4 स्टेज बनाए गए हैं। स्टेज 1 में AQI 201 से 300 के बीच रहता है और इसे खराब स्तर माना जाता है। स्टेज 2 में AQI 301 से 400 के बीच रहता है और इसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। स्टेज 3 में AQI 401 से 450 के बीच रहता है, इसे गंभीर माना जाता है। जबकि स्टेज 4 में AQI 450 से ऊपर होता है और इसे गंभीर प्लस की श्रेणी में रखा गया है। अभी दिल्ली का AQI 450 से ऊपर है, लिहाजा स्टेज 4 लागू कर दिया गया है, जिससे अब दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन लग गया है। लेकिन जरूरी सेवाओं में लगे ट्रक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली में बाहर से आने वाली SLV गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। BS4 डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी वाहनों पर पूरा प्रतिबंध है। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली NCR में 10वीं और 12वीं के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को दिल्ली NCR के लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ा। बढ़ा हुआ प्रदूषण और कोहरे की घनी चादर ने लोगों को परेशान किया। तस्वीरों में आप देख सकेंगे किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और इसी कोहरे में जो प्रदूषण है वो भी सिमटा हुआ है और इसलिए लोगों को परेशानी दोहरी उठानी पड़ी। इस बढ़े हुए प्रदूषण और घने कोहरे के कारण लगभग दिल्ली आने जाने वाली 2 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई और साथ ही साथ जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हुई। पॉल्यूशन की चपेट में हरियाणा के कई शहर भी हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अपनी जान का डर सता रहा है। हरियाणा का AQI 486 दर्ज किया गया है, जो कि खतरनाक स्तर को साफ दर्शाता है। वहीं हरियाणा के शहरों की बात करें तो फरीदाबाद का AQI 458, गुरुग्राम का 545, रोहतक का 477, जींद का 335, वहीं सोनीपत का AQI 559 दर्ज की गई है। दिल्ली NCR के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में लगातार पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर बढ़ता ही जा रहा है और अगर हरियाणा के तमाम जिलों की बात करें तो आज 450 के पार तमाम जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स है और लगातार आसमान की जो आबो हवा है वो जहरीली होती जा रही है और पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरे की भी सफेद चादर कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के तमाम जिलों पर छाई हुई है। इस बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए हरियाणा में जहां ग्रेप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं तो कई पाबंदियां भी लगाई गई है। अगर आज पूरे दिन भर की बात करें तो धूप के दर्शन नहीं हुए और ऐसे में कोहरे नुमा जो ये पॉल्यूशन की सफेद चादर है उसको क्रॉस करने के लिए वाहन चालकों को भी हेडलाइट जलाकर अपने सफर को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से सांस, अस्थमा और आंखों के रोगियों की परेशानी भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ पूरे प्रदेश भर में 5वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सुबह और शाम के वक्त लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वक्त में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। अगर हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो इस पॉल्यूशन के कई कारण हो सकते हैं और इन तमाम कारणों को रोकने के लिए अब ग्रेप 4 का नियम भी लागू कर दिया गया है ताकि बढ़ते इस पॉल्यूशन से किसी तरह से राहत मिल सके। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार कब प्रदेशवासियों को इस बढ़ते पॉल्यूशन से राहत मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन की मार सिर्फ इस साल ही हो रही है। हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में पॉल्यूशन अपने खतरनाक स्तर पर होता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखने को मिलती है, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य पर इसका ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी। 3 देशों के 5 दिवसीय दौरे पर निकले पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम और खास माना जा रहा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं और दुनिया के किन नेताओं से पीएम नरेंद्र मोदी की वार्ता होगी, किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम नरेंद्र मोदी को नवाजा है, ये भी आपको बताएंगे।
दुनिया में भारत के बढ़ते कद की तस्वीर है। ये पीएम मोदी की लोकप्रियता की तस्वीर है। ये वैश्विक नेताओं में पीएम मोदी के पहचान की तस्वीर है। ये समूचे भारत को गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है। दरअसल पीएम मोदी 3 देशों के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसमें सबसे पहले रविवार को पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। इसके बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा। इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने नाइजीरिया सरकार और वहां की जनता का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। आपको बता दें कि नाइजीरिया से ऐसा सम्मान पाने वाले पीएम मोदी दूसरे विदेशी शख्स हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों में कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। नाइजीरिया दौरे के बाद पीएम मोदी ब्राजील पहुंच गए, जहां 19वें G20 समिट आयोजित हो रहा था। दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के कई देश के नेता पहुंचे हैं। इनमें अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति भी हैं। खबर ये भी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। ओम नमः सिद्धिविनायकाय हालांकि इस पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो 1 महीने में पीएम मोदी और जिनपिंग की ये दूसरी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि ब्राजील के बाद पीएम मोदी गुयाना के दौरे पर भी पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में प्रदेश के साथ साथ देश और देश के साथ साथ विदेश, उन तमाम खबरों पर हमने नजर दौड़ाने की कोशिश की जो सीधा जुड़ी है आपसे। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।